Hello everyone, welcome to my channel. Right now we are doing order 21. Order 20 तक हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. Order 21 बात करता है एग्जीक्यूशन की. My dear students, I just want to tell you and make you clear that जो आपका order 21 सिविल प्रोसीजर कोड का है, that is the longest order of civil procedure code. एंड इफ इट इज द लॉन्गेस्ट वन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा. सो इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन आता ही है. आपको जैसा ही सिविल प्रोसीजर कोड का क्वेश्चन पेपर मिला, मान के चलना ऑर्डर 21 से शॉर्ट या लॉन्ग तो जरूर क्वेश्चन है ही है. ओके, सो इन ऑर्डर 21 व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, वी विल कवर सेक्शन 36 टू 74. एंड इसमें जो रूल्स हैं वो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 106. टोटल 106 रूल इस ऑर्डर में आते हैं. तो ऑब्वियसली रूल 106 106 के रूल बताना सारे इंपॉर्टेंट भी नहीं है और इट विल बी लेंथियर वन. सो अब मैं आपको ऑर्डर 21 के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगी जिससे आपको एग्जीक्यूशन भी समझ में आएगा, साथ साथ जो पेपर में क्रक्स चीज आती है वही आपको पता होगी. ओके, तो पूरा डिटेल में रीड करना है आपको, दैट विल बी लेटर ऑन. बट अभी इस सेशन में आप ये समझिए कि ऑर्डर 21 क्या है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लास्ट में एग्जाम में जाते वक्त क्या क्या ध्यान में रखने हैं. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूशन की. एग्जीक्यूशन वर्ड, एग्जीक्यूशन से ही समझिए क्या होता है. एनफोर्समेंट ऑफ जजमेंट. इसको सिंपल वन वर्ड में बताएं तो एनफोर्समेंट ऑफ जजमेंट. जब कोई जजमेंट पास की जाती है या कोई डिक्री या ऑर्डर पास किया जाता है, टू गिव इफेक्ट टू दैट ऑर्डर और टू फुलफिल दैट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट करवाना. देखिए, ऑर्डर जज ने दे दिया, यहीं से तो काम नहीं चल गया, उस ऑर्डर को आगे पास भी तो करवाना है. वो ऑर्डर एक्चुअल में होना भी तो चाहिए, वो काम होना भी तो चाहिए. बाय चांस ऑर्डर दे दिया जज ने कि यस पर्टिकुलर ए पर्सन को बी को पैसे देने हैं, ये उसके फेवर में आ गई जजमेंट. बट अगर ए बी को पैसे देगा ही नहीं तो कैसे उस ऑर्डर वो उसके फेवर में है, उसको एक्चुअल में तो पैसों की ही नीड है ना. और जब उसका फेवर में तभी माना जाएगा जब एक्चुअल में उसके हाथ में पैसे होंगे, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करवाना. ओके, सपोज कीजिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं ए एंड बी का. ओके, बी हैज टेकन मनी ऑफ रुपीज 50,000 की मनी ली है. किसने? बी ने ए से. नाउ हेयर कोर्ट पास्ड ऑर्डर अगेंस्ट बी. बी के अगेंस्ट में ऑर्डर आता है, ऑब्वियसली ए के फेवर में आता है, और डायरेक्शन देती है कोर्ट क्या, कि ए को 50,000 रुपए मिलने चाहिए. किससे? बी से. अब ए क्या करता है, ए इज गोइंग डेली, डेली बी के प्लेस पे जाता है, उसके घर जाता है, भाई ला मेरे पैसे दे, तेरे तुझे देने हैं. तो कोर्ट में आ गई ये बात, बट ही इज नॉट विलिंग टू पे. अब क्या होता है, क्या ऑप्शन बच गया है ए के पास, क्या ए क्या कर सकता है? what are the ways by which A can take money from B? So here A will go to the court, A कोर्ट में जाएगा, अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन डालेगा कि जो मेरे फेवर में ऑर्डर आया था उस ऑर्डर को प्लीज एग्जीक्यूट करवाइए, उसको एक्चुअल में करवाइए. ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑर्डर. एंड नाउ द प्रोसीजर विच कोर्ट विल टेक टू फुलफिल दैट ऑर्डर, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूशन. राइट, एंड कोर्ट विल मेक पेमेंट ऑफ रुपीज 50,000 टू ए के 50,000 दिलवाएगी. सो आपके लैंडमार्क जजमेंट्स जो रही हैं, घनश्याम दास वर्सेस अनंत कुमार, बहुत फेमस जजमेंट है, और ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, आई एम राइटिंग हियर ऑल्सो, घनश्याम दास वर्सेस अनंत कुमार. इस जजमेंट के गो थ्रू होइएगा बच्चे. इन विच सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर या डिक्री की जो भी प्रोविजन सीपीसी में दैट आर इलेबोरेट एंड एग्जॉस्टिव फॉर्म में दिए गए हैं, दैट इज नथिंग इज लेफ्ट आउट ऑन विच इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड और इन विच इट इज अनआंसरेबल. ठीक है, हर एक ऐसा केस है जिसको एग्जीक्यूशन करवाना, कैसे करवाना है, उसके बारे में प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है. अब आ जाते हैं हम सेक्शन 38 की बात करते हैं. कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड. ऐसी कौन सी कोर्ट्स हैं जिनके थ्रू डिक्री एग्जीक्यूट होती है? देखिए, या तो कोर्ट विच पास्ड द जजमेंट, जिस कोर्ट ने जजमेंट को पास किया है, या तो एक्चुअल में वही करवाएगी. सो एक्चुअल कोर्ट विच
passed the judgment। ये हमारा 38 सेक्शन कहता है, सेक्शन 38, रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स। तो या तो वही कोर्ट, और द कोर्ट टू होम प्रीवियस कोर्ट सेंड इट्स डिक्री और ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन, या वो कोर्ट जिसको प्रीवियस कोर्ट मतलब जिसमें ऑलरेडी केस चल रहा था उस कोर्ट ने उस फर्दर नेक्स्ट कोर्ट को जो ऑर्डर या डिक्री सेंड करी है, अब वो कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाएगी, राइट। सेक्शन 37 हमने स्किप किया है। 37 में बात हो रही थी कोर्ट विच पास्ड द डिक्री इंक्लूड्स, कौन सी कोर्ट होती है जो डिक्री पास कर देती हैं, लाइक इसमें कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जिसमें रियल डिक्री पास हुई थी, या कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जिसमें फर्स्ट अपील रेज की गई थी, या फिर इफ द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कीज टू एग्जिस्ट, वो कोर्ट अब नहीं है एग्जिस्टेंस में, और कीज टू हैव जुरिस्डिक्शन, उसका जुरिस्डिक्शन खत्म हो गया है, देन द कोर्ट विच एट द टाइम ऑफ सच कीजमेंट have been या have the power to try to execute that suit, उस टाइम पे जिस कोर्ट के पास एग्जिस्टेंस के टाइम पे वो पावर थी वो कोर्ट, ठीक है। इन वो कोर्ट्स होती हैं एक्चुअल कोर्ट्स, एक जिसमें एक्चुअल सूट चला है, एक जिसमें अपील है, और एक जो एक्चुअल कोर्ट कीज हो गई है जुरिस्डिक्शन की वजह से, बट उस टाइम पे एट दैट टाइम सच कीजमेंट हैव पावर टू ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट सूट। ओके, अब आ जाते हैं एक केस पर इन विच टू कोर्ट हैं, आप समझिए इस एग्जाम्पल को, देवर टू कोर्ट्स ए एंड बी, ठीक है बच्चे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ए पास डिक्री, यहाँ पर क्या हुई है, डिक्री पास्ड हुई है, अब बट नॉट एग्जीक्यूटेड, यहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, एंड बिफोर एग्जीक्यूशन सर्टेन लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन पास टू बी, जो इसकी लिमिट्स थी वो अब कीजमेंट या कम होकर बी के पास चली गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है इज टू विच कोर्ट अ पर्सन शैल अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन, वो ए कोर्ट में जाए अपने एग्जीक्यूशन पास करवाने या बी कोर्ट में जाए, क्योंकि ए के पास तो जुरिस्डिक्शन रही नहीं है। सो इस केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट पास द आंसर इन अफर्मेटिव, आंसर यस में दिया कि जो पर्सन है वो ए कोर्ट में भी जा सकता है और बी कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। ही कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट द केस ईदर इन द कोर्ट ए और ईदर इन द कोर्ट बी, राइट। आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 1976, एक अमेंडमेंट आई, 1976 की अमेंडमेंट है सिविल प्रोसीजर कोड में, इसमें क्या था, एन एक्सप्लेनेशन एडेड दैट बोथ द कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन फॉर एग्जीक्यूशन, अंडरस्टूड। सो बोथ कोर्ट्स के पास पावर थी एग्जीक्यूट करवाने की। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 39 में। सेक्शन 39 बात करता है ग्राउंड्स ऑन विच ट्रांसफर कैन बी डन फॉर डिक्री ऑफ एग्जीक्यूशन, डिक्री जिस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना है वो ऑर्डर कहाँ से किस कोर्ट से कैसे ट्रांसफर हो सकता है, वो कौन से ग्राउंड्स हैं, ओके। सो दिस पावर कैन बी यूज्ड ईदर स्यू मोटो बाय कोर्ट और ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज, या तो कोर्ट को खुद लगता है कि नहीं हमें ये एप्लीकेशन दूसरी कोर्ट में एग्जीक्यूट करवानी है, तो या तो वो खुद अपनी मर्जी से, या पार्टीज को लगता है कि मुझे एग्जीक्यूशन ऑर्डर दूसरी कोर्ट से चाहिए उनकी मर्जी से। नाउ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39 जो है मैंडेटरी नहीं है बट डिस्क्रिशनरी है, क्या है, ऑप्शनेबल है। सो ग्राउंड्स आर, फर्स्ट इज suppose judgment debtor lives in the jurisdiction of other court or carries its business there, then also transfer can be done। किस केस में, जिसमें जो जजमेंट डेटर है जिसके खिलाफ या जिसके अगेंस्ट जजमेंट आई है, जजमेंट डेटर लिव्स इन jurisdiction of another court, ये नेक्स्ट जो पॉइंट है वो किसमें, सपोज कोर्ट विच पास द डिक्री डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर विद इन हिज लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन टू सेटिस्फाई द अमाउंट ऑफ डिक्री, या ऐसा केस जिसमें जिस कोर्ट के अंदर एक्चुअल में डिक्री पास हुई है उसकी जुरिस्डिक्शन में जजमेंट डेटर की इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे कि डिक्री अमाउंट को पे किया जा सके, और जो प्रॉपर्टी यूज हो सकती है एक्स्ट्रा, दैट सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी इज इन द jurisdiction of the other courts, then also for remaining property जिससे पैसा आना है उसके लिए दूसरी कोर्ट में जो ऑर्डर है उसको पास किया जा सकता है फॉर एग्जीक्यूशन। थर्ड केस क्या हो सकता है, इफ डिक्री अगेंस्ट जजमेंट डेटर इज दैट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्लीटली दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है, राइट, और एनी अदर रीजन भी हो सकता है जिस केस में एग्जीक्यूशन
दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है। तो पॉइंट्स पता लगे किसमें, या तो जजमेंट डेटर ही कहीं और रहता हो, या उसकी प्रॉपर्टी इतनी सफिशिएंट नहीं है और जो बाकी प्रॉपर्टी है वो दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रही हो, या उसकी सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी दूसरी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, राइट। अब बात करते हैं सेक्शन 43, 44, 44A। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप लिसनिंग एंड कीप योर अटेंशन। इसमें क्या बोला गया था, एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन डिक्रीज इन इंडिया। फॉरेन डिक्रीज की बात हो रही है कि जो फॉरेन कोर्ट से जजमेंट पास होती हैं उनको कैसे इंडिया में एग्जीक्यूट करवाया जाता है। देखिए, इफ एनी कोर्ट इज इन इंडिया, इंडिया में है, एंड प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डजंट अप्लाई टू इट, और एनी कोर्ट आउटसाइड इंडिया है बट एस्टेब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एनी रेवेन्यू कोर्ट हो, कोई सुपीरियर कोर्ट हो इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, देन देयर ऑर्डर्स और डिक्रीज जो हो सकती हैं कैन बी एग्जीक्यूटेड इन एनी कोर्ट इन इंडिया, इंडिया में वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। इसलिए उनको फॉरेन डिक्रीज बोला गया है, जिन पे सिविल कोड प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन 40 की, जिसमें हम रूल 8 एंड 9 ऑर्डर 21 का भी इंक्लूड करते हैं। तो सेक्शन 40 ऑर्डर 21 का क्या बात करता है, प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन में क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है। देखिए, जो प्रोसेस है वो क्या है, सपोज एनी डिक्री इज ट्रांसफर टू एनी अदर स्टेट फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, के लिए दूसरी स्टेट में ट्रांसफर की गई, देन जो प्रोसीजर होगा ऑफ दैट स्टेट और इट्स स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग ही उसको प्रोसीड किया जाएगा उस नेक्स्ट कोर्ट में। सपोज कीजिए ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, स्टेट ए ने एग्जीक्यूशन के लिए स्टेट बी में केस ट्रांसफर किया, तो अब स्टेट बी में उस एग्जीक्यूशन को पास करवाने में जो भी लॉज अप्लाई होंगे वो बी के अकॉर्डिंग ही होंगे, जो स्टेट बी के कानून है उन्हीं के अकॉर्डिंग। या सपोज कीजिए एनी डिग्री इज ट्रांसफर्ड टू एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन क्या होगा, एग्जीक्यूशन कैन बी मेड either by district court itself or it can also be transferred to any lower court, में भी दे सकता है subordinate court में। then third case क्या होगा कि suppose any degree is transferred to any other high court, then it will be presumed कि जो ओरिजिनल डिग्री थी वो हाई कोर्ट से ही पास हुई है, ओनली विद इन इट सिविल जुरिस्डिक्शन, एंड इट विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली, एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंगली, राइट। कमिंग टू सेक्शन 42 सेक्शन क्या बात करता है, पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स के पास क्या क्या पावर्स हैं जो एग्जीक्यूट करवाती हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, the powers of the executing courts will be same as like it has itself passed the decree or order। वो उनकी पावर्स कुछ कम नहीं हो जाती है, ज्यादा नहीं हो जाती, उनके पास सेम वही पावर्स हैं कि मानो असली का जो फैसला था इन एक्चुअल जो फर्स्ट केस हैंडल हुआ है वो उन्हीं के थ्रू पास हुआ है। एंड एनी पर्सन हूसोएवर ऑब्स्ट्रक्ट्स और डिसओबेज देयर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑर्डर को कोई नहीं मानता है, सपोज कीजिए यहाँ पर जो बी है वो कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते कि नहीं मैं नहीं दूंगा 50,000, द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन ऑल्सो पनिश दैट पर्सन। इट कैन ऑल्सो अटैच द जजमेंट डेटर्स, एनी डिग्री अटैच कर देगी। इट हैज ऑल्सो पावर टू सेंड इट टू द थर्ड कोर्ट ऑल्सो फॉर एग्जीक्यूशन, एनी थर्ड कोर्ट, सपोज यहाँ से ए बी, बी भी सी को भेज सकती है कि जाइए सी कोर्ट के पास अब पावर है, वो एग्जीक्यूट करवाएगी। So execution can also be made against legal representatives of judgment debtors। सेक्शन 50 बात करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की, कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट भी एग्जीक्यूशन ऑर्डर पास हो सकता है, राइट। सपोज कीजिए जो जजमेंट डेटर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में कौन होगा, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको यूज किया जाएगा, राइट। Executing court cannot determine any question which can be decided by original decree passing court। जो ओरिजिनल डिग्री पासिंग कोर्ट ने क्वेश्चन मतलब जितने भी डिग्री है उसको पास कर दिया है, कोई भी जो इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर दिया है, उससे रिलेटेड मैटर पूरा हो चुका है, हियरिंग हो चुकी है, तो बाद में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उसको दोबारा से नहीं उठा सकती या उसको दोबारा से नहीं बोल सकती कि इस इशू पे वो रेज करे एनी थिंग। Okay, so in case of execution of order against firm, execution can be passed only against the names mentioned in the list, not against the whole members of the firm। जब बस जिसके लिस्ट में नाम मेंशन है उन्हीं लोगों के खिलाफ फर्म के अकॉर्डिंग जाता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ डिग्री। आई एम अगेन सेइंग, डिग्री का जो क्वेश्चन है उसके अगेंस्ट नहीं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जा सकती, बस उसको उसके डिग्री के साथ साथ चलना है, जैसा डिग्री में लिखा गया वही करवाना है, डिग्री के अगेंस्ट नहीं जाना है,
राइट। जो सपोज विटनेसेस को कह दे विटनेस में दोबारा से चेक करूं, या एविडेंसेस को बुलाइए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में, नो दैट्स नॉट। मैटर ओवर हो चुका है, डिग्री पास हो चुकी है, आप जस्ट उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाइए, ये आपकी पावर है, दैट्स इट। अब बात आती है एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन कौन दे सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर, जैसे मैंने बोला था ना एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, कौन कौन जा सकता है कोर्ट में कि हमें हमारा ये ऑर्डर है और इसको एग्जीक्यूट करवाइए। टू हु कैन अप्लाई, देखिए द फर्स्ट तो कौन है, जजमेंट डेटर के खिलाफ ऑपोजिट पार्टी, डिग्री होल्डर, जिसके फेवर में डिग्री आई है वही जाएगा, मेन तो वही है। बाय चांस डिग्री होल्डर नहीं है, इन केस ऑफ हिज डेथ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव और एनी अदर पर्सन जो कि क्लेम कर रहा है अंडर डिग्री होल्डर, सपोज कीजिए फादर है, फादर का सन आ सकता है ना, कि मेरे फादर के खिलाफ थी, मेरे फादर के लिए थी डिग्री और मुझे एग्जीक्यूट करवानी है against this XYZ person. Transfer of degree holder, that is where degree holder has transferred his interest, but only when transferee making application in same court which passed the degree। ठीक है, सपोज कीजिए एक मकान से यहीं पे मान लीजिए ए को 50,000 लेने हैं बी से और ए को देने हैं सी को 50,000, तो ए कहता है कि मैंने अपना इंटरेस्ट सी को दे दिया, अब बी को मेरे को नहीं सी को दे पैसे, तो सी जा सकता है पर्टिकुलर उसी कोर्ट में जिसमें वो फैसला आया है उसी में जाके कि बी के अगेंस्ट जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करवाइए और उसको मेरे को देने, क्योंकि ए ने अपना इंटरेस्ट मुझे दे दिया है। राइट, ट्रांसफर ऑफ असाइनमेंट मस्ट बी इन राइटिंग में होनी चाहिए एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब सी को डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि ए ने मेरे लिए अपना इंटरेस्ट मेरे में ट्रांसफर कर दिया है। सो हेयर चांस इज गिवन टू बोथ द ट्रांसफरर एंड द जजमेंट डेटर फॉर हियरिंग, दोनों की बातें सुनी जाएगी। इफ मोर देन वन जजमेंट या ज्वाइंट डिग्री होल्डर है, देन एनी ऑफ देम, कोई भी आ सकता है एग्जीक्यूट करवाने, या एनी पर्सन विद स्पेशल इंटरेस्ट जिसका है। राइट, सो अगेंस्ट हुम एग्जीक्यूशन बी मेड आउट, अब एग्जीक्यूशन तो हमने दे दिया, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है। अब आती है एग्जीक्यूशन ऑर्डर किस किस के खिलाफ आप पास कर सकते हो, जजमेंट डेटर के खिलाफ तो पास कर ही सकते हो, सपोज कीजिए इसकी डेथ हो गई तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ दे सकते हो, या फिर एनी पर्सन जो अंडर जजमेंट डेटर क्लेम कर रहा हो, या फिर श्योरिटी ऑफ जजमेंट डेटर भी कर सकता है क्लेम। राइट, अब बात आती है रूल 11, इफ एनी डिक्री इज अगेंस्ट रिकवरी ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ मनी के अगेंस्ट है कोई डिक्री, मतलब पैसे से के है, जैसे ये हमने केस किया था, क्या होता है, देन ओरल एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन कैन ऑल्सो बी मेड इन कोर्ट, आप ओरली जाकर बोल सकते हो कि एग्जीक्यूशन करवाइए, बट इन ऑल अदर केसेस रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ती है, सिर्फ मनी के केसेस में आप ओरली एप्लीकेशन दे सकते हो। तो जो रिटन होती है उसमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान में रखिएगा, साइन होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, स्यूट नंबर उसमें होना चाहिए, नेम ऑफ पार्टनर होना चाहिए, डिग्री कब पास हुई है, कब इशू हुई है वो डेट होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, प्रॉपर्टी बतानी है, मूवेबल है कि इमूवेबल है, मूवेबल है तो इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड, इमूवेबल है तो डिस्क्रिप्शन दीजिए प्रॉपर्टी की, शेयर कितना है जजमेंट डेटर का, ये सब मेंशन बात करनी है। इफ केस इज रिलेटेड टू एसेट और डिटेंशन से रिलेटेड कोई केस है, मतलब आपको किसी का एसेट लेना है, डिटेंशन करनी है, देन एन एफिडेविट इज अटैच्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन containing the grounds on which arrest be executed। राइट, रूल 17 बात करता है व्हेन एप्लीकेशन इज मेड टू द कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन के रिलेटेड, जब आप ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन देते हो देन कोर्ट विल चेक द कंटेंट्स, सारे कंटेंट्स चेक करेगी, जैसे मैंने अभी बताया है, इशू, सूट नंबर, है ना, डेट, साइन है कि नहीं, अमाउंट कितनी है, मूवेबल है कि इमूवेबल है, ऑल दीज कंटेंट्स विल बी चेक थोरली एंड गिवन टाइम फॉर करेक्शन अगर नीडेड है, इफ नॉट चेक्ड देन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। राइट, सो नेक्स्ट आपका रूल बात करता है इफ एप्लीकेशन इज मेड फॉर एग्जीक्यूशन एंड कोर्ट डजंट सेंड नोटिस अगेंस्ट जजमेंट डेटर, बाय चांस आपने एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन सेंड करी और उसके अगेंस्ट जो कोर्ट थी उसने जजमेंट डेटर को कोई एप्लीकेशन नहीं दी, उसको कोई नोटिस ही नहीं भेजा, बट देर आर सर्टेन केसेस वेयर नोटिस आर मेड, देखिए नोटिस ज्यादातर नहीं भेजा जाता कि आप आइए, आपको डायरेक्ट ये बोल दिया जाता है कि आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन ऑर्डर है एंड डू योर ड्यूटी, बट कई बार पहले नोटिस दिया जाता है, वो कौन से केसेस हैं, वेयर एप्लीकेशन इज मेड 2 years आफ्टर द डिग्री इज पास्ड, सपोज कीजिए डिग्री पास हुई, आपने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, 2 साल बाद आपको बात याद आती है, अरे 2 साल लगे मेरा तो काम हुआ ही नहीं, मेरे को शायद अब एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, तो आप 2 साल बाद डालोगे तो ऐसे थोड़ा आप सो के जागोगे,
जो कोर्ट है वो सेकंड पार्टी को भी तो पूरा टाइम देगी कि आप अपना जो आपके खिलाफ ऑर्डर आया था उसको आप करना चाह रहे हैं कि नहीं, राइट, उसको एक नोटिस दिया जाता है। सो 2 साल के बाद नोटिस देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, वेर एप्लीकेशन इज मेड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जुडिशियल जजमेंट डेटर, सॉरी, बाई चांस जजमेंट डेटर की यहाँ डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मैंने बोला है उनके खिलाफ एग्जीक्यूशन ऑर्डर पास होएगा। बट सपोज कीजिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई आइडिया ही नहीं है कि जजमेंट डेटर ने क्या किया, तो एकदम से अगर उनके खिलाफ एग्जीक्यूशन ऑर्डर आएगा तो इट विल अ सेटबैक फॉर देम। सो उनको पहले एक नोटिस देना पड़ेगा ताकि वो उनको दिमाग में बात आए, आइडिया आए कि एक्चुअल में ये था, ये सीन था और जजमेंट डेटर के पीछे से एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर है जो अब उनको फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द रूल। नेक्स्ट, वेयर सच एप्लीकेशन इज मेड अगेंस्ट असाइनी या रिसीवर ऑफ इंसॉल्वेंट जजमेंट डेटर है, और वेयर सच एप्लीकेशन इज मेड फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन, या समटाइम्स जब अरेस्ट और डिटेंशन तब आप नोटिस देते हो, या अगेंस्ट कोई श्योरिटी है तभी भी आपको, ये केसेस हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन एक पहले नोटिस देना पड़ता है। नोटिस में आप क्या बताएंगे, जब 2 साल के ऑर्डर को आप पास करवा रहे हो, आफ्टर 2 years यू आर मेकिंग एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, और आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट जा रहे हो, या असाइनी या रिसीवर है कोई, अरेस्ट डिटेंशन से रिलेटेड ऑर्डर है, या अगेंस्ट हिज श्योरिटी है। समझ में आ गई बात? दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, राइट। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। टिल नाउ आप अच्छे से इसे समझिए, ऑर्डर 21 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये सेशन थोड़ा लॉन्ग हो गया बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं कोई भी पार्ट ऐसा स्किप नहीं कर सकती थी जिससे कि आपका पूरा फ्लो टूट जाए। अब जो पार्ट मैंने करवाया वो पूरा ओवर हो गया है। नेक्स्ट हम ऑर्डर 21 का ही नेक्स्ट पार्ट करेंगे, बट दैट विल बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। Till then, keep reading, keep watching, keep sharing, and continue your studies with full dedication. Have a good day. Thank you.